हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और आप विश्वास हो गया होगा कि हाँ भाई लाली मैडम वन शॉट रिवीजन लेकर आ गई हैं। तो आप किसी भी तरह से आप लोग यहाँ वहाँ दिमाग मत लगाइए और अपने जो दिमाग है या मस्तिष्क है या बुद्धि है उसका सही से इस्तेमाल कीजिए बेटा। 7 फरवरी को आपकी परीक्षा है और मैं आशा करती हूँ, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करती हूँ कि आप परीक्षा में बहुत अच्छे से करके आओगे और बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आओगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए आपकी पाठ्य पुस्तक दिगंत का पाठ 3, नाम है संपूर्ण क्रांति। यस, जो लिखा है जयप्रकाश नारायण जी ने। अब जयप्रकाश नारायण जी द्वारा रचित ये चैप्टर क्या कोई स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित होगा? क्या इसमें किसी ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में चर्चा की गई होगी जिन्होंने हमारे अंग्रेजों के विरुद्ध भारत की आजादी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? क्या कुछ ऐसी चर्चा है या कुछ और ही बात है? प्यारे विद्यार्थियों, इसमें संपूर्ण क्रांति में जयप्रकाश नारायण जी ने स्वयं अपने आप को एक क्रांतिकारी के रूप में बताया है। जी हां, ना केवल वे लेखक, ना केवल वे हिंदी साहित्यकार, बल्कि क्रांतिकारी के रूप में भी अपनी पहचान को उन्होंने इस कहानी या यूं कहें कि इस लेख के माध्यम से आप सबके समक्ष रखा है। चलिए, तो सबसे पहले हम चलते हैं उनके जीवन परिचय की ओर। जयप्रकाश नारायण जी का जन्म 11 अक्टूबर सन 1903 में बिहार के तत्कालिक सारण जिले के सिताब दियारा में हुआ था। इनका घर लाला टोला के घाघरा नदी के किनारे पर स्थित था, जहां पर आए दिन बाढ़ आती रहती थी। इस वजह से इनका घर आए दिन किसी न किसी तरह से बाढ़ से प्रभावित होता था। इस वजह से बचपन में इनका परिवार इस स्थान से हटकर कहीं कुछ और किलोमीटर आगे चला गया। यह तत्कालिक स्थान अब उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इनका जन्म एक कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम हर्षु दयाल और माता का नाम फूल रानी देवी था। इनके पिता स्टेट गवर्नमेंट के कैनल विभाग में कार्यरत थे। समझ में आया? तो ये रही इनकी जीवन से संबंधित कुछ बातें। अब हम देखते हैं कि इस पाठ में क्या बताया है। जैसा अभी मैंने बताया बेटा कि लेखक न केवल लेखक थे अपितु उन्होंने क्रांतिकारी की भूमिका भी निभाई है। यस, प्रस्तुत पाठ में लोक नायक जयप्रकाश नारायण द्वारा दिए गए ऐतिहासिक भाषण का एक अंग है। ऐतिहासिक भाषण देते हैं, हिस्टोरिकल स्पीच, जो ऐसा भाषण जिसने इतिहास रच दिया। मतलब रचनाकार होने के साथ साथ उन्होंने इतना ओजस्वी भाषण दिया कि पूरी जो भारतीय जनता थी या जन जन में जागृति की चेतना उत्पन्न की। तो जयप्रकाश नारायण, लोकनायक भी लिखा है यहां पर, लोकनायक जयप्रकाश जी नारायण द्वारा ऐतिहासिक भाषण का एक अंग है जिसे उन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिया था। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण की कौन सी रचना है? तो आप कह सकते हैं कि यह उनके भाषण का ही एक अंग है जो कि 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिया गया था। कब? 5 जून याद रखना, पर्यावरण दिवस से 5 जून याद रख लेना। और 1974 आपको याद रखना होगा, पटना के गांधी मैदान में ये जो भाषण दिया गया था उसका ही एक अंग है। संपूर्ण भारत स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में जनमुक्ति पटना से प्रकाशित है। भाषण को सुनने के लिए लाखों की संख्या में पूरे प्रदेश से आए, जिसमें युवाओं का बोलबाला था। युवक सभी ने बहुत जोर शोर से उनकी सभा में भाग लिया। नारायण जी कहते हैं कि अगर दिनकर जी और राम वृक्ष बेनीपुरी जी होते तो उनकी कविता भारत के नव निर्माण के लिए क्रांति का कार्य करती। जैसे कि दिनकर जी की जितनी भी रचनाएं हैं, ठीक है, और साथ ही साथ राम वृक्ष बेनीपुरी जी, ठीक है, तो यहाँ रामधारी सिंह दिनकर की बात की जा रही है, राम वृक्ष बेनीपुरी जी की बात की जा रही है। तो इनकी कविताएं भारत के नव निर्माण के लिए क्रांति का कार्य करती, लेकिन आज वे हमारे बीच नहीं है। जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि यह जिम्मेवारी मैंने मांग के नहीं ली, मुझे यह जिम्मेदारी युवा पीढ़ी द्वारा सौंपी गई है कि अब आपको अपनी कलम के माध्यम से कुछ ऐसा सकारात्मक परिवर्तन लाना होगा जिससे जन जन में जागृति की भावना भी उत्पन्न हो और सभी लोग अपनी शक्तियों से भी परिचित हों। आगे वे कहते हैं कि मैं नाम का नेता नहीं बनूंगा, मैं सबकी बात सुनूंगा।
ऐसा नहीं है कि बस चुनाव से पहले हाथ जोड़ जोड़ कर ये किया वो किया, भाइयों ये करो, बहनों ये करो, तो मैं आपकी, आप मेरे पुत्र हो, आप, मैं आपका ये हूं, दुनिया भर की बातें नहीं करना है। मैं एक ऐसा नेता बनूंगा जो सबकी बात सुनूंगा भी, उस पर अमल भी करूंगा साथ ही साथ, लेकिन अंतिम जो फैसला होगा, निर्णय होगा, वो मेरा होगा। लेखक ने अपने परिवार की गरीबी के बावजूद, बेटा ऐसा नहीं है कि वे आर्थिक संपन्न थे, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, उसके बावजूद भी अमेरिका में अपने बलबूते पर पढ़ाई की तथा वापस आकर कांग्रेस में शामिल हुए। जब एकमात्र पार्टी थी भारत में कांग्रेस पार्टी, जिसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ नीतियां छेड़ी जा रही थी। जयप्रकाश बाबू से मिलने बहुत सारे नेता आए और सब ने उन्हें एक तरफ लोकतंत्र की शिक्षा दी तो दूसरी तरफ लोगों के जुलूस को रोका गया। एक तरफ तो नेता कहते गए कि हाँ लोकतंत्र की स्थापना होगी जहां पर सभी जनता की हितों के कार्य किए जाएंगे या जो जनता चाहती है वो कार्य किए जाएंगे। दूसरी तरफ क्या किया, लोगों के जुलूस को रोका भी। अब लेखक यही कहते हैं कि ऐसे लोगों को शर्म नहीं आती जो एक तरफ लोकतंत्र की बातें करते हैं और दूसरी तरफ लोकतंत्र को अपने पैरों से कुचलते हैं। एक तरफ वो भीड़ पर जब काबू नहीं होता तो वो उनकी साइड हो जाते कि हाँ हाँ आप जो कह रहे हैं बिल्कुल वही होगा, लेकिन वो अपनी चालाकी से बाज नहीं आते और उस भीड़ को कुचलने का काम भी कर देते हैं। तो जुलूसों को रोका, एक तरफ वो झूठी वादे करते हैं कि हम लोकतंत्र का निर्माण करेंगे, आप लोगों का शासन होगा, आप जिसे चुनेंगे वही गद्दी पर बैठेगा, आप जो कहेंगे वैसा होगा, बड़ी बड़ी बातें कर दी। दूसरी तरफ भीड़ में ऐसे कुछ पथराव कर दिया या फिर कुछ भी ऐसा कर दिया जिससे कि बेचारी भीड़ दुख और दर्द सहती जाए। तो वही कहते हैं कि एक तरफ ये कैसे लोग हैं, दो मुही बातें करते हैं। लेखक कहते हैं कि ऐसे लोगों को शर्म नहीं आती जो एक तरफ लोकतंत्र की बातें करते हैं और दूसरी तरफ लोकतंत्र को अपने पैरों तले कुचलते हैं। लेखक के कुछ मित्र उनका और इंदिरा जी का मेल मिलाप भी करवाना चाहते थे और लेखक ने कहा कि मेरा इंदिरा जी से व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है बल्कि उनकी गलत नीतियों से मेरा झगड़ा है। लेखक ने कई बार बापू और नेहरू जी की भी आलोचना की। आगे लेखक कहते हैं कि आज राजनीति में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है जिसका प्रमुख कारण चुनावों की चर्चा है। भ्रष्टाचार बढ़ा, पार्टीज अलग अलग हुई, अब तो अनगिनत पार्टीज हैं, ये आप भी जानते हो, इतनी सारी पार्टियां कि पहले जो चुनाव चिन्ह थे कुछ ही चुनाव चिन्ह थे, लेकिन अब इतने चुनाव चिन्ह हैं कि क्या कौन सा है समझ में नहीं आता। ये सब क्या हो रहा है, ये सब भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है, सब कुछ भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही। हर एक पार्टी अपनी पार्टी को विजेता बनाने के लिए पैसे का लोभ, ऐसी मीठी मीठी बातें करके गांव में या भोली भाली या अशिक्षित जनता को बहला फुसलाकर वोट प्राप्त कर लेते हैं जिससे उनकी सत्ता कायम हो जाए। आज के लोकतंत्र में जनता को इतना ही अधिकार है कि वह चुनाव करे। लोकतंत्र में चुनाव के बाद अपनी ही प्रतिनिधियों पर जनता का कोई अंकुश नहीं होता। अर्थात क्या कहा जाता है, लोकतंत्र होगा, लोकतंत्र मतलब लोक मतलब जनता, तंत्र मतलब शासन, मतलब उनका ही शासन होगा, जो वो कहेंगे वही होगा। लेकिन जैसे ही सत्ता किसी के हाथ में आती है लोकतंत्र सब एक साइड रखा जाता है, तानाशाही जैसा चलने लगता है और एक व्यक्ति का शासन पूरे उसमें वो फैला देता है, क्योंकि अब उसके पास सत्ता आ गई, पैसा है, पावर है, अब वो चाहे जो करे। ठीक है, लेखक के अनुसार अन्य देशों में प्रेस तथा पत्रिका प्रतिनिधियों पर अंकुश लगाती है, लेकिन हमारे देश में इसका बहुत अभाव है। जयप्रकाश नारायण जी का यह भाषण वाकई एक शानदार भाषण है जिसका कुछ ही अंश यहाँ पर इस पार्ट में हमने देखा। अब हम चलते हैं प्रश्न उत्तरों की तरफ। ठीक है, तो बेटा ध्यान पूर्वक पहले प्रश्नों को सुनो, प्रश्नों को समझो, फिर उत्तर को सुनना और उत्तर को समझना, ताकि यदि ऐसा नहीं है कि आपके जो भी परीक्षा पूछी जाएगी उसमें एज इट इज यही प्रश्न दिया जाएगा, हूबहू यही प्रश्न जाएगा। प्रश्न का अर्थ यही होगा लेकिन प्रश्न को तोड़ मरोड़ कर उसका रूप परिवर्तित कर दिया जाएगा, तो आप उसमें कंफ्यूज मत होना। इसलिए मैं कहती हूं कि प्रश्न के अर्थ को समझो। जब आप प्रश्न के अर्थ को समझोगे ना तो बहुत अच्छे तरीके से आप उसका उत्तर लिख पाओगे। तो प्रश्न क्या है, आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे, आंदोलन का नेतृत्व किस शर्त पर करते हैं, बताइए। अब यहां पर आंदोलन की नेतृत्व की बात की जाए, नेतृत्व मतलब कौन लीडरशिप करेगा, जो आंदोलन किए जाएंगे उनकी कमान कौन संभालेगा, किसी को तो लीडरशिप करनी होगी, किसी को तो बागडोर संभालनी होगी। ठीक है, तो आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश के क्या, नारायण जी के क्या विचार थे।
ठीक है। साथ ही साथ उन्होंने आंदोलन का नेतृत्व किस शर्त पर किया, उनके विचार पहले उन्होंने व्यक्त किए, फिर सबने कहा कि आप ही इसकी कमान संभालिए या आप ही नेतृत्व कीजिए इसका, तो उन्होंने उसके लिए अपनी शर्त भी रखी। अब देखते हैं क्या। आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि मैं सबकी सलाह लूंगा, सबकी सलाह लूंगा, सबकी बात सुनूंगा, छात्रों की बात जितना भी ज्यादा होगा, जितनी ही समय मेरे पास होगा, उनसे बहस करूंगा, समझूंगा और अधिक से अधिक बात भी करूंगा, आपकी बात स्वीकार करूंगा, जन संघर्ष समितियों की सबकी बात सुनूंगा, मतलब हर एक व्यक्ति अपनी अपनी बात रखेगा, मैं सबकी बातें सुनूंगा, लेकिन फैसला मेरा होगा, इस फैसले को सभी को मानना होगा, सब इस फैसले को मानेंगे ही, ठीक है, इस फैसले को सबको मानना ही होगा। उसके बाद जयप्रकाश आंदोलन का नेतृत्व अपने फैसले पर करते हैं और कहते हैं कि तब तो इस नेतृत्व का कोई मतलब है, तब यह क्रांति सफल हो सकती है, और नहीं तो आपस की बहसों में पता नहीं हम किधर बिखर जाएंगे और नतीजा क्या निकलेगा। तो पहले उन्होंने ये बता दिया कि ठीक है भाई, आंदोलन के नेतृत्व में उन्होंने बता दिया कि सब आप अपनी अपनी बातें रख दीजिए, बिल्कुल सब बात रखिए, मैं धैर्यपूर्वक सबको सुनूंगा, सबके कंक्लूजन पर पहुंचूंगा, लेकिन जो निर्णय मेरा होगा फिर आप सबको मानना होगा, तब तो मैं नेतृत्व कर रहा हूं, तब तो मैं अगवानी कर रहा हूं आंदोलन की, अन्यथा मैं फिर पीछे ही रहूंगा। तो सबने उनकी बातों को सुना, ठीक, और इस तरह से उन्होंने अपने आप के विचार को रखे। अब अगला प्रश्न क्या है, जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास का परिचय दें। इस अवधि की कौन कौन सी बातें आपको प्रभावित करती हैं, जबकि उनकी पारिवारिक स्थिति जो थी, आर्थिक स्थिति थी, बहुत कमजोर थी, फिर भी कहते हैं ना कि जहां चाह वहां राह, जहां हम अपने अंदर जुनून की भावना पैदा करते हैं वहां पर हमें जरूर उसमें कामयाबी मिलती है। तो उन्होंने ऐसा ही किया। जयप्रकाश नारायण की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई, फिर 1921 में जनवरी महीने में पटना कॉलेज में वे आईएससी के छात्र थे। उसी समय वे गांधी जी के असहयोग आंदोलन के आह्वान पर असहयोग आंदोलन किया और असहयोग के करीब 1.5 वर्ष ही अब उसमें जीवन बिता। फिर उसके बाद उन्होंने अपने आप में क्या लिखा कि मैं फूलदेव साहेब वर्मा के पास भेज दिया गया कि प्रयोगशाला में कुछ करो और सीखो, ठीक है। साथ ही साथ मैंने हिंदू विश्वविद्यालय में दाखिला इसलिए नहीं लिया क्योंकि विश्वविद्यालय को सरकारी मदद 19 समय मिलती थी। बिहार विद्यापीठ से परीक्षा पास की। बचपन में स्वामी सत्यदेव के भाषण से प्रभावित होकर अमेरिका चला गया और इस तरह से उन्होंने अपने आप के विचार व्यक्त किए। ऐसे में कोई से प्रभावित होकर अमेरिका, मतलब किसी न किसी तरह से उनके भाषण से वे प्रभावित हुए, उनके विचारों से प्रभावित हुए और अमेरिका गए। ऐसे में कोई धनी घर का नहीं था, परंतु मैंने सुना कि कोई भी अमेरिका में मजदूरी करके पढ़ सकता है। सोचो उनकी पढ़ने की ललक, ऐसा नहीं कि अब मेरे पास तो कुछ है नहीं तो मैं क्या करूं। आजकल मैं मानसिकता बता दूं हम सब की, विद्यार्थियों की, कि अब मेरे पास ये सुविधा नहीं है, मेरे पास वो सुविधा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वह नहीं है, कैसे पढ़ाई करूं। बेटा जब पढ़ाई का जुनून और यहां से हमारी इच्छा होती है ना, तो कोई साधन हो ना हो हम पढ़ाई करके ही रहते हैं और उसमें सफलता भी प्राप्त करते हैं। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ईश्वर या परमात्मा भी उसी की सहायता करते हैं जो खुद की सहायता करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये निश्चय किया कि कुछ भी हो, उन्होंने ये सुना कि अमेरिका में मजदूरी करके पढ़ा जा सकता है, तो मेरी इच्छा तो आगे पढ़ना है। अमेरिका के बागानों में मैंने काम किया, कारखानों में काम किया, लोहे के कारखानों में जहां जानवर मारे जाते हैं उन कारखानों में भी काम किया। जब वे यूनिवर्सिटी में पढ़ते ही तब वे छुट्टियों में काम करना इतना कमा लेते थे कि 2-4 विद्यार्थी सस्ते में खा पी भी लेते थे। एक कोठरी में कई आदमी मिलकर रहते थे। रविवार की छुट्टी नहीं बल्कि 1 घंटा रेस्तरां में, होटल में बर्तन धोए, वेटर का काम किया। बराबर 2-3 वर्षों तक 2-3 लड़के एक ही रजाई में सोकर पढ़े थे। मतलब उनके पास इतने साधन नहीं थे कि अलग अलग बिस्तर हो, अलग अलग ये सब हो। तो कहने का तात्पर्य कि वो 2-4 लड़के साथ में रहते तो एक बिस्तर पर सोए, लेकिन पढ़ना, चूंकि आगे बढ़ना ही उनका लक्ष्य था, उनका उद्देश्य था, तो उन्होंने ये किया। जब बीए पास करके गए तो स्कॉलरशिप मिल गई। 3 महीने के बाद असिस्टेंट हो गए, डिपार्टमेंट में ट्यूटोरियल क्लास लेने लगे। अब जबकि वो पढ़ाई कर चुके थे, उनके पास एक डिग्री आ गई, तो उनको अच्छी सी जॉब भी मिल गई वहीं पर। अमेरिका प्रवास में जयप्रकाश नारायण के कैलिफोर्निया, बर्कले, विल्किंसन, मेडिसन आदि कई विश्वविद्यालयों में अध्ययन किया। इस तरह अमेरिका में इनका प्रवास रहा। तो जब खुद चाहो तो रास्ते अपने आप ही बन जाते हैं। बस ये तय कर लो एक बार कि तुम्हें आगे बढ़ना है,
यदि हमेशा अवसर की प्रतीक्षा में रहोगे कि सही अवसर आएगा, जब मैं आगे बढ़ूंगा, तो अवसर कभी भी नहीं आता है, अवसर हमें निकालना होता है। ठीक है, तो ऐसा ही आपको बहुत अच्छे से मेहनत करके आगे बढ़ना है। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए? तो जयप्रकाश ने लेनिन से सीखा था कि जो गुलाम देश है, वहां के जो कम्युनिस्ट हैं, उनको हरगिज वहां की आजादी की लड़ाई से अपने को अलग नहीं रखना चाहिए, क्योंकि लड़ाई का नेतृत्व बुजुर्ग वर्ग के हाथ में होता है, पूंजीपतियों के हाथ में होता है। तो कम्युनिस्टों को अलग नहीं रहना चाहिए, अपने को आइसोलेट नहीं रहना चाहिए। जयप्रकाश देश की आजादी के खातिर कांग्रेस में शामिल हुए, क्योंकि कांग्रेस देश का नेतृत्व कर रही थी। ठीक है, समझ में आया? इसलिए वो कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल ना होकर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। अब हमें लिखना है कि पाठ के आधार पर प्रसंग स्पष्ट करें कि अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन हैं जो जनता के शांतिमय कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारियां करवाते हैं, उन पर लाठी चलाते हैं या गोलियां चलाते हैं। दूसरा क्या है? व्यक्ति से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। अब देखते हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियां महान समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति शीर्षक भाषण से ली गई हैं। इन पंक्तियों में जयप्रकाश नारायण ने लोकतंत्र के दुश्मनों का वर्णन किया है कि जो कहते तो हैं कि हम भी जनता हैं, हम भी देश के प्रति अपना सब कुछ समर्पित करने को तैयार हैं, हम लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं, परंतु कहीं ना कहीं वो लोकतंत्र को कुचलने का भी षड्यंत्र रचते हैं। तो जयप्रकाश तत्कालीन सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए बातें कहते हैं। समझ में आया? जो सरकार थी मतलब ब्रिटिश। प्रसंग यह है कि एक पुलिस के उच्च अधिकारी ने कहा कि नाम लेना यहां ठीक नहीं होगा, कि मैंने दीक्षित जी के मुंह से सुना है कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता। तब जयप्रकाश नारायण यह सोचते हैं कि यह सारा जयप्रकाश के लिए क्यों होता है, उनके नेतृत्व में यह प्रदर्शन, यह सभा होने वाली है, क्यों लोगों को रोकते हैं आप? जनता से घबराते हैं आप? जनता के आप प्रतिनिधि हैं, किसकी तरफ से शासन करने बैठे हैं आप? आपकी हिम्मत की पटना आने से लोगों को रोक लेंगे आप? यह लोकतंत्र है और लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति को शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार है। यदि सरकार यह सब करने से रोकती है तो वह सरकार के निकम्मेपन और नीचता का प्रतीक है। मतलब हमें करना है, ये लोकतंत्र है, अपने अपनी राय रख सकते हैं, व्यक्ति अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से प्रकट कर सकते हैं। यदि सरकार इनको रोकती है मतलब वो कुछ नहीं करना चाहती है, इसलिए उनको कुचलने का षड्यंत्र रचती रहती है। अब जैसे ये खा है, इसको एक बार और हम पढ़ लेते हैं कि व्यक्ति से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। देखो, प्रस्तुत वाक्य जयप्रकाश नारायण के भाषण संपूर्ण क्रांति से लिया गया है। आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण के कुछ ऐसे मित्र थे जो चाहते थे कि जेपी और इंदिरा जी मेल मिलाप हो जाए। जेपी मतलब जयप्रकाश जी, ठीक है, इंदिरा जी और जयप्रकाश जी में मेल मिलाप हो जाए। इसी प्रसंग में जेपी ने कहा कि उनका किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है भाई, उनका किसी से कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है, चाहे वह इंदिरा जी हो या और कोई हो। उनका झगड़ा तो सिर्फ नीतियों से है, मतलब जो नीति चलाई जा रही है, जो सत्ता चलाई जा रही है, उससे झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। जो कार्य गलत होंगे, जो नीति गलत होगी, जो सिद्धांत गलत होंगे, चाहे वह कोई भी हो, वे उसका विरोध करेंगे। अंग्रेजों को परास्त करने के बाद या अंग्रेजों को देश से भगाने के बाद अब कांग्रेस सरकार की स्थापना हो गई। इंदिरा जी, नेहरू जी प्रथम प्रधानमंत्री बने, फिर उनकी बेटी प्रधानमंत्री बनी, फिर उनके बेटे प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी। इस तरह से उन्होंने ये कहा कि मेरा झगड़ा किसी से व्यक्तिगत रूप में नहीं है, मेरा झगड़ा किससे है? नीतियों से। जो गलत नीतियां हैं, जो गलत सिद्धांत हैं, जो गलत कार्य हैं, उनसे झगड़ा है भाई मेरा। और जब चाहे सरकार कोई भी हो, यदि सिद्धांत गलत होंगे, नीतियां गलत होंगी, कार्य गलत होंगे, तो मैं तो उनका विरोध करता रहूंगा। ये उन्होंने पूरी बिल्कुल कह दिया सभी के समक्ष। अब है बापू और नेहरू की किस विशेषता का उल्लेख जेपी ने अपने भाषण में किया है? जेपी यहां पर हम जयप्रकाश नारायण जी को कह रहे हैं। जेपी ने अपने भाषण में बापू एवं नेहरू जी की विशेषताओं का उल्लेख किया है। जयप्रकाश कहते हैं कि जब हम नौजवान थे तब उस जमाने में यह जरूरत होती थी कि हम लोगों की बापू के सामने हम कहते थे हम नहीं मानते हैं बापू यह बात, और बापू में इतनी मानता थी कि वे बुरा नहीं मानते थे। मतलब यहां पर यह बताया कि जब बापू जी थे, ठीक है, उस समय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई और हमने सबने उनका साथ दिया, क्योंकि उस समय के जो कार्य थे, जो सिद्धांत थे, वो बहुत न्यायपूर्वक चल रहे थे। और जब भी
हमें बापूजी की कोई बात अच्छी नहीं लगती थी, हम उनके समक्ष कह देते थे कि बापूजी हम ये बात नहीं मानेंगे, ये बात गलत है, और इस पर बापूजी कभी क्रोधित नहीं हुए, कभी बुरा नहीं माने, फिर भी बुलाकर हमें प्रेम से समझाते थे। जेपी कहते हैं कि जवाहरलाल मुझे मानते बहुत थे, मैं उनको बड़ा आदर और प्रेम करता था, परंतु उनकी कटु आलोचना भी करता था, लेकिन बड़प्पन था कि वे बुरा नहीं मानते थे। अक्सर वे हमारी आलोचनाओं का बुरा नहीं माना उन्होंने। उनके साथ जो मतभेद था वह राष्ट्र की नीतियों को लेकर था, मतलब व्यक्तिगत कोई मतभेद नहीं था, व्यक्तिगत हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी। जो भी, जैसे अब कहते हैं ना कि भाई प्रोफेशनल अलग है, पर्सनल अलग है, हमारा अलग अलग जीवन है कि हम प्रोफेशन में ये हैं तो हम आपसे प्रोफेशन के चलते, या मैं जिस सीट पर हूं या मैं जिस गद्दी पर हूं उससे मैं आपको कुछ ऑर्डर दूं, तो यदि आपको बुरा लग रहा है तो आप उसको पर्सनल ना लें, क्योंकि मैं उस समय प्रोफेशन में हूं भाई। तो ऐसा ही उन्होंने कहा कि मेरा कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं था, सिद्धांत या नीति या कार्य जो गलत थे उनका हमने विरोध किया और हमेशा उनसे कहा, लेकिन ना तो कभी बापूजी ने बुरा माना और ना ही कभी नेहरू जी ने। तो जो बात सही है तो सही है और गलत है तो गलत है। अगला है भ्रष्टाचार की जड़ क्या है। क्या आप जेपी से सहमत हैं? इसे दूर करने के लिए क्या सुझाव देंगे? अब यहां पर जेपी मतलब जयप्रकाश नारायण जी ने भ्रष्टाचार की जड़ किसे माना है? राजनीति को। बताइए यहां पर। यस, हमारी नजर में भ्रष्टाचार की जड़ सरकार की गलत नीतियां हैं। इन गलत नीतियों के कारण भूख है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, कोई काम जनता का नहीं निकलता, बगैर रिश्वत लिए कुछ भी नहीं होता। साधारण सा व्यक्ति जिसके पास खुद भोजन करने के लिए लाले पड़े रहते हैं, वो भला किसी के सामने रिश्वत कैसे देगा? तो यहां पर भाई है कि गलत नीतियों से झगड़ा है, ठीक है। अब साथ ही साथ रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं होता। हर प्रकार के अन्याय के नीचे जनता दब रही है, शिक्षण संस्थाएं भ्रष्ट हो रही हैं, हमारे नौजवानों का भविष्य अंधेरे में पड़ा हुआ है, जीवन उनका नष्ट हो रहा है। इस प्रकार चारों ओर भ्रष्टाचार व्याप्त है। इसे दूर करने के लिए समाजवादी तरीके से सरकार ऐसी नीतियां बनाए जो लोक कल्याणकारी हो। सरकार का कार्य क्या है? सिर्फ सत्ता करना, अपनी हुकूमत चलाना नहीं। सरकार का काम होता है कि जनता के हितों की रक्षा करना, अन्याय होने पर उनकी रक्षा करना, अन्याय से उन्हें बचाना, यह सरकार का नियम है। लोकतंत्र क्या कहता है कि जो सत्ता है जिसके हाथ में, वो आम जनता की बातों को भी सुने, लेकिन भ्रष्टाचार का इतना बोलबाला है कि कोई किसी की बात ही नहीं सुनना चाहता है। अगला प्रश्न है, दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है? दल विहीन लोकतंत्र सर्वोदय विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है और ग्राम सभाओं के आधार पर दल विहीन प्रतिनिधित्व स्थापित हो। दल विहीन मतलब जिसमें कोई दल ना हो, कोई पार्टी ना हो, ठीक है कि भाई ये इस पार्टी के हैं, ये इस पार्टी के, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक मत से सब लोग साथ रहें, कोई किसी के विरोध में ना हो। दलविहीन लोकतंत्र तो मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में से है। मार्क्सवाद के अनुसार समाज जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे राज स्टेट का क्षय होता जाएगा और अंत में एक स्टेटलेस सोसाइटी कायम होगी। वह समाज अवश्य ही लोकतांत्रिक होगी, बल्कि उसी समाज में लोकतंत्र का सच्चा स्वरूप प्रकट होगा और वह लोकतंत्र निश्चय ही दलविहीन होगा। तो यहां पर यही बताया है। अब अगला है बेटा, संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षाएं थी? जो संघर्ष समितियां थी, अलग अलग समितियों का निर्माण हुआ, उससे जयप्रकाश नारायण जी की क्या क्या अपेक्षाएं थी, क्या उम्मीदें थी उनकी? उम्मीदों को जान लीजिए। तो सभी संघर्ष समितियां मिलकर चुनावों में अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे और उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे, उनमें से किसी को मान्य करेंगे। उम्मीदवार आएंगे, जैसे 4-5 सदस्य आ गए हैं, उनमें से जो भी समिति होगी वो ही अपने सदस्य को चयन करेगा या सदस्य का मतलब चयन करेगा और उसी को फिर मान्य दिया जाएगा। चुनाव में इन समिति द्वारा खड़ा किया गया जो भी उम्मीदवार जीतेगा उसके भावी कार्यक्रमों पर नजर रखने का काम भी ये समितियां करेंगी कि जैसी आशा या उम्मीदें हमने इस समिति के हित के लिए की है या समाज के कल्याण के लिए की है, क्या जो व्यक्ति जीत गया है चुनाव में या जो व्यक्ति अब उस सत्ता पर आ गया है, तो क्या जो नियम और जो बातें या जो शर्त हमने रखी थी वो उनका पालन कर रहा है या नहीं, ये वो भी समितियां भी उस बात पर नजर रखेंगी। यदि कोई प्रतिनिधि गलत रास्ता चुनता है तो ये समितियां उसको इस्तीफा देने के लिए बाध्य भी करेंगी। तो ये भी साथ साथ बताया है कि यदि कोई भी समिति का जो प्रतिनिधित्व या लीडर चुन लिया है, यदि वो गलत करेगा तो समिति उसको इस्तीफा देने पर भी मजबूर कर सकती है। ऐसा नहीं है कि एक बार जीत गया तो बस अब तो हम हुकूमत जमा कर ही रहेंगे, ठीक है। समितियों के हाथ में बहुत कुछ है।
इन संघर्ष समितियों का काम केवल शासन से संघर्ष करना ही नहीं है, बल्कि समाज के हर अन्याय और अनीति के विरुद्ध संघर्ष करना भी होगा। यदि समाज में कोई अन्याय है, अनीति हो रही, उसके विरुद्ध भी अपनी आवाज उठाएंगे। इन समितियों का कार्य सभी अफसरों और कर्मचारियों में विद्यमान घूसखोरी के विरुद्ध संघर्ष करना भी होगा। जिन बड़े बड़े किसानों ने बेनामी या फर्जी बंदोबस्तियों की है, उनका विरोध भी ये समितियां करेंगी। जिन्होंने मतलब बेचारे अशिक्षित किसानों के अंगूठे लगवा कर उनकी जमीनों को हड़प लिया है, उनके विरोध में भी ये काम करेंगी। गांव में तरह तरह के अन्याय होते हुए समितियां उन अन्याय को भी रोकने का कार्य करेंगी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। जयप्रकाश नारायण के इस भाषण से आप अपना सबसे प्रिय अंश चुने और बताएं कि वह सबसे अधिक प्रभावी क्यों लगा। ये जो भाषण हमने सुना या फिर हमने जो भी अभी तक कहानी सुनी, कथा सुनी कि कहाँ क्या हुआ, किसको मानते थे वो, ठीक है, तो सबसे अच्छा क्या लगा आपको? और साथ ही साथ क्या लगा और क्यों अच्छा लगा? इस भाषण में हमारा सबसे प्रिय अंश निम्नलिखित है। मित्रों, अमेरिका के बागानों में मैंने काम किया, कारखानों में काम किया, लोहे के कारखानों में जहां जानवर मारे जाते हैं उन कारखाने में काम किया। जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, छुट्टियों में काम करके इतना कमा लेता था कि कुछ खाना हम 3-4 विद्यार्थी मिलकर पकाते और सस्ते में हम लोग खा पी लेते थे। एक कोठरी में कई आदमी मिलकर रहते थे, रुपया बचा लेते थे कुछ कपड़े खरीदने, कुछ फीस के लिए, और बाकी हर दिन रविवार को कोई छुट्टी नहीं लेते थे। रविवार के दिन भी 1 घंटे रेस्टोरेंट में जाकर बर्तन या काम करते थे, वेटर का काम कर लेते थे। तो ऐसा नहीं कि संडे है तो भाई हम आराम करेंगे, उस दिन भी जहां हर एक व्यक्ति ये सोचता है कि आज संडे है, उसमें भी उन्होंने कोई आराम नहीं किया। तो शाम को रात का खाना मिल गया, दिन का खाना मिल गया, किराया वहां से मकान का हमको आया। तो ये सब अंश हमें बहुत ही अच्छा लगा। अगला प्रश्न है, चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश जी के प्रमुख सुझाव क्या हैं? उन सुझावों से आप क्या मतलब कितने सहमत हैं? चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश जी के प्रमुख सुझाव हैं कि चुनाव को पद्धति में अमूल्य परिवर्तन होना चाहिए, चुनावों पर होने वाला खर्च कम करना चाहिए, व्यर्थ का खर्च नहीं कि ये, लेकिन खर्च कहते हैं ना जो दिखता है वो बिकता है, बाप रे, इस तरह के चुनाव प्रचार किए जाते कि चारों तरफ लाउड स्पीकर्स, विद्यार्थी अपनी पढ़ाई नहीं कर सकते, कोई जो बिल्कुल शांतिपूर्वक जिन कंपनीज में काम होता है उनको डिस्टर्ब होता है, लेकिन चुनाव प्रचार तो होंगे। तो गरीब उम्मीदवारों के चुनाव में भाग लेने का प्रयास करना चाहिए। मतदान प्रक्रिया स्वच्छ और स्वतंत्र हो, किसी तरह से उसमें भ्रष्टाचार ना हो। उम्मीदवारों के चयन में मतदाताओं का हाथ वास्तव में हो। चुनाव के बाद मतदाताओं का अपने प्रतिनिधियों पर अंकुश भी हो कि जिसने जिस प्रतिनिधि को चुना है वो उस प्रतिनिधि को हटा भी सके। जन संघर्ष समितियां आम राय से जनता के लिए सही उम्मीदवार का चयन करें। अगला प्रश्न है, दिनकर जी का निधन कहां और किन परिस्थितियों में हुआ था? और दिनकर जी जो कि जयप्रकाश जी ने भी कहा है कि किस प्रकार से दिनकर जी यदि होते तो संभवतः रचना कुछ और ही होती और हो सकता है देश की झांकी भी कुछ अलग होती। तो निधन के दिन दिनकर जी जयप्रकाश नारायण से मिले थे और उसी रात्रि में वे जयप्रकाश जी के मित्र रामनाथ जी गोयनका, इंडियन एक्सप्रेस के मालिक के घर पर मेहमान भी थे। रात को दिल का दौरा पड़ा, 3 मिनट में उनको अस्पताल पहुंचाया गया। सारी व्यवस्था थी वहां पर, सभी डॉक्टर सब तरह से तैयार थे, लेकिन दिनकर जी फिर से जिंदा नहीं हो पाए। उसी रात उनका निधन हो गया। तो बेटा ये भी कहते हैं ना कि जितना जिसका जीवन काल लिखा है उतना होगा, लेकिन हमें इसका तात्पर्य नहीं कि भाई अब तो हम हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाएं, जो किस्मत में होगा वो होगा। नहीं, कहते हैं ना बेटा कि किस्मत तो उनकी भी, हाँ, हाथों की लकीरों पर भरोसा ना करना यारो, क्योंकि किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ ही नहीं होते हैं ना, कि उन्होंने ये नाम कमा लिया तो पेंटिंग में नाम कमाए, तो तैराकी में नाम कमाया। तो बेटा किस्मत अपना कर्म है, जो कर्म ही सब कुछ है। बस कर्म पर भरोसा रखो, अपने आप पर भरोसा रखो, विजय तुम्हारी होगी और सफलता तुम्हें अवश्य मिलेगी। यही हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। चाहे आप 12वीं कक्षा की परीक्षा दें या जीवन में आने वाले किसी भी लक्ष्य की या अपने जीवन की परीक्षा दें, हमेशा हमारी शुभकामनाएं आपके साथ रहेंगी। किसी भी तरह से भ्रमित या डरने की जरूरत नहीं है। मैग्नेट ब्रेन्स है आपके लिए, हमेशा के लिए। तो बने रहना हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहना, खुश रहना, आगे बढ़ना। बाय बाय, थैंक यू सो मच।